हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोरों पर चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग ये इस उम्मीद में हैं कि एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो जाएंगे। तो अभी तक आईसीआई के मन को देख करके ऐसा लग रहा है कि आईसीआई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करने वाला। अब इस चक्कर में आप अपना कितने टाइम वेस्ट करेंगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन अब आप फ्यूचर में कितना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं और अब भी आप मन बना ले कि हाँ मैं तैयारी करना चाहता हूँ और अच्छे से एग्जाम लिखना चाहता हूँ, और मेरी तैयारी जितनी भी हुई है, कम है ज़्यादा है वो एक अलग बात है। अगर बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आपने बहुत रिवीजन कर लिया है, 2 बार या 3 बार रिवीजन हो चुका है, तो आप नहीं देखिए इस वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके रिवीजन नहीं हुए हैं और अभी तक आपकी क्लासेस वगैरह खत्म हुई हैं या अभी चल रही हैं, तो आपको कैसे फोकस करना चाहिए और किन चैप्टर्स को पहले करना चाहिए जिससे क्या हो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और एटलीस्ट आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के पास हो सकें। तो हमारा फोकस अभी ये होना चाहिए सबसे पहले तो कि हमें इन किसी भी फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहते हो, तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे। अगर नहीं होंगे ऐसे ही 100% श्योर हो चुका है कि वो एग्जाम लेना चाहता है, ठीक है, तो अब उन चक्करों में तो नहीं पड़ना है। तो सर अगर मेरी तैयारी नहीं हुई है और मेरे पास सिर्फ अब 30 दिन बचे हैं, यानी लास्ट का 1 महीना ही बचा है, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरी तैयारी बहुत डामाडोल है, बहुत ढीली ढाली है, तो मैं कैसे सिक्योर करूं एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं या मैं एग्जामिनेशन तक भी जा सकूं अभी ये बचे हुए इस 1 महीने में। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी इस कॉस्टिंग जर्नी का, जो आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है और इसमें मैं आपको जो चैप्टर बताने वाला हूं आप उनको भी अच्छे से कर लेंगे तो आप एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें मुझे पहले करना है और किन्हें मुझे बाद में करना है टाइम के अकॉर्डिंग। क्यों सर, क्यों? क्या हमें कुछ चैप्टर छोड़ने भी हैं? देखो, ये छोड़ने की डायरेक्टली तो मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा जो चैप्टर मैं बता रहा हूं उनको इस सीक्वेंस में करेंगे तो हो सकता है कि हम सारे चैप्टर भी कवर कर लें। और अगर नहीं भी हुए, अगर हमारे कुछ चैप्टर नहीं भी हो पाए, तो क्या होगा, एटलीस्ट वो चैप्टर हमारे छूट सकते हैं जिनकी वेटेज मार्क एग्जाम में बहुत कम है, जिनसे बहुत कम एग्जाम में मार्क्स का पूछा जाता है। तो हमें किन को पहले करना है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो इजी चैप्टर होते हैं और साथ में जो कैटेगराइज उनका सी कैटेगरी के होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे जब एग्जाम वाले दिन आते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से 12 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अधूरे रह जाते हैं या सही से तैयार नहीं हो पाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको पहले कर ले, जो श्योर शॉट आते ही आते हैं एग्जाम में, तो पहले उन पे फोकस करते हैं ना। तो उसी के लिए एबीसी एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये सबसे बेस्ट एबीसी एनालिसिस आपने जो भी देखा होगा आप कंपेयर कर सकते हैं हर तरीके से। तो आप इसको फोकस करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन भी बड़े आराम से चलेगा। आपने 6-7 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए तो अपनी कॉस्टिंग में। तो चलिए सर, मुझे कुछ बताइए कि मुझे क्या करना है। तो पहले तो बेसिक रफ आइडिया दे दें, क्यों? क्योंकि ये पहली बार जो एग्जाम होने वाला है मई में नए सिलेबस में, तो पैटर्न भी चेंज है। अभी तक तो हमारे एमसीक्यू नहीं आते थे इंटर लेवल पर, बट अब एमसीक्यू भी आ रहे हैं। तो जब एमसीक्यू अगर आ रहे हैं तो किस हिसाब से पेपर का पैटर्न होने वाला है वो भी एक जल्दी से क्विक उसका रिकैप ले लेते हैं। तो सर हमारा जो एग्जाम आता है वो हमें अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स का। ये अटेम्प्ट मैंने ये लिखा है 100 मार्क्स का करना है। तो क्या एग्जाम ज्यादा नंबर का आता है, पेपर ज्यादा का होता है? जी हाँ, उसमें 30 नंबर का तो आपको एमसीक्यू फिक्स है जो आपको कंपलसरी करना ही करना है। तो सर जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का 70 नंबर का पेपर मुझे अटेम्प्ट करना है, उसमें एक तो चॉइस होती ही होती है। सर मेरे पास 6 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 तो मुझे कंपलसरी करना ही करना है। अब कैसे होगा 70 नंबर का, कैसे होगा? यानी हर क्वेश्चन मेरे पास 14 मार्क्स का होगा। मेरे पास 6 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स का ईच, तो ऑटोमेटिकली मेरे कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 84 का तो हो ही गया सीधा। तो 84 नंबर का पेपर आएगा और एक इंटरनल चॉइस भी हमें मिलती है 4 से 6 नंबर के बीच की। तो अराउंड 90 मार्क्स का मेरा पेपर जो आता है, मुझे उसमें से 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को, एमसीक्यू कंपलसरी नेचर के और 84 to 90 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें से मुझे 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी, बचे हुए 5 में से 4 क्वेश्चन मुझे अपने चॉइस के करने हैं, ठीक है सर। इस हिसाब से हो गया मेरा। अब एबीसी कैटेगरी तो बता दो सर। तो एबीसी कैटेगरी ये रही आपके सामने। तो सबसे पहले मुझे किन चैप्टर पर फोकस करना है, ये कैटेगराइजेशन उस तरीके से मैंने बताया कि हमें कौन सा पहले करना है। तो देखो यहाँ पे जो 6 चैप्टर मैंने दिए हुए हैं, आप इन्हीं सीक्वेंस में इसको करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट का एवरेज मैंने निकाल के यहां रखा है कि पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट में आईसीआई का क्या ट्रेंड रहा है। एमसीक्यू के आने की वजह से ट्रेंड में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जो वो पहले 4 नंबर में पूछता था वो अब केस स्टडी बना करके सिम पूछ सकता है ना, सेम चीज। तो बस जो पहले हमें बड़ा बड़ा लिखना होता है उसमें हमें गोले भरने हैं। तो ट्रेंड वैसा ही फॉलो होगा,
बस क्या होगा, डिवाइड हो गया कुछ एमसीक्यू में कुछ डिस्क्रिप्टिव में। तो मोर और लेस पैटर्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग 12 नंबर का अभी तक पूछा जाता है मुझसे, तो इस बार भी मेरी उम्मीद है कि 12 नंबर का आराम से पूछा जाएगा, मिनिमम 12 का तो पूछा ही जाएगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने ऊपर रख दिया। देन फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 10 से 11 नंबर का इसमें पूछा जाता है, मिनिमम 10 का ही पूछा सकता है, 11 का ही पूछा सकता है, 12 का ही पूछा जा सकता है। अब तो एमसीक्यू भी 1 नंबर का वहां भी मान के चलो, तो 10 से 11 बड़े प्यार से यहां से पूछेगा। कॉस्ट शीट सिंपल चैप्टर है, लेकिन फिर भी हमसे 8 से 11 नंबर में पूछा जा सकता है। 6 से 8 नंबर का तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही रख लो, ठीक है। और रही बात एमसीक्यू में, तो वो आपसे कैसे भी खेल सकता है, कॉस्ट शीट में भी पूछ सकता है, केस स्टडी बेस, या आपसे नॉर्मल भी पूछ सकता है, तो कैसे भी वो आपसे पूछ सकता है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जो कि मटेरियल कॉस्ट है। तो मटेरियल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपसे एग्जाम में हर बार बहुत प्यार से पूछा ही जाता है और आपको आता भी अच्छे से है। तो ध्यान रखें, यह आपसे 8 से 10 नंबर का पूछा जा सकता है। और अब तो एमसीक्यू बेस है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी मटेरियल के आपसे ईओक्यू के पूछ सकता है बड़े प्यार से, तो ये इस हिसाब से पूछेगा। देन फिर एम्प्लॉय कॉस्ट जो आता है, ये हमसे पूछा जाएगा कितने नंबर का, अराउंड 10 मार्क्स का तो हमसे पूछ ही लेगा वो। ओवरहेड चैप्टर नंबर 4 है हमारा, यहां पे भी 8 नंबर का बड़े प्यार से पूछा जा सकता है। तो सर अगर मैंने ये 6 चैप्टर भी कर लिए अच्छे से, तो सर मेरे तो एग्जामिनेशन तक की तैयारी हो गई। हाँ बेटा, यही तो गेम है, यही तो पहचानना अच्छे से कि किसको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपने इन 6 चैप्टर को अच्छे से कर लिया, अगर ये 6 चैप्टर भी अच्छे से हो गए, तो अराउंड आप एग्जामिनेशन टच कर रहे हैं यहां पर। तो सर पहले इन 6 चैप्टर को कीजिए जो कैटेगरी ए के हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैटेगरी ए का नहीं है क्या? वो भी कैटेगरी ए का कुछ बच्चे रखेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको अच्छा लगता है, उसके क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो जाते हैं, तो आप उसे कैटेगरी ए में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डर लगता है, उनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सही से समझ नहीं आता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो मैंने कैटेगरी ए से हटा दे, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो उससे अच्छा अगर मैं मार्जिनल कर लूंगा, अराउंड सेम वेटेज के दोनों आते हैं 10 से 12 नंबर के, तो मैं मार्जिनल में कम मेहनत करके या कम टाइम दे करके मैं 12 नंबर सिक्योर कर सकता हूं। लेकिन जो बच्चों का स्टैंड कॉस्टिंग भी अच्छा है, वो उसे यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन 6 चैप्टर पर फोकस करना अच्छे से, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो कैटेगरी बी के कौन से चैप्टर मिलेंगे मेरे को देखने के लिए? तो सर कैटेगरी बी के 4 चैप्टर रखे हैं मैंने यहां पे सिर्फ, ठीक है। जो अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, जिनका स्टैंड कॉस्टिंग बहुत बढ़िया है, वो इसे कैटेगरी ए में शिफ्ट कर लेंगे, और वहां से अगर उनका कोई चैप्टर वीक है, तो वो वहां से इसको कैटेगरी बी में रख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का। तो चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा 10 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग, ये भी 8 से 10 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, आईसीए को बहुत लगा हुआ इन चैप्टर से, ठीक है। बजटरी वाला चैप्टर तो है ही बढ़िया चैप्टर, ये 6 से 10 नंबर की रेंज में बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें से आप तो थियरी पूछ सकते हैं, वो आपसे थियरी कैसे पूछेंगे, वो एमसीक्यू में थियरी पूछ सकते हैं, तो आपको वो थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एक बार उसको कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 15 बजट वाला 8 से 10 नंबर का मान के चलो। फिर चैप्टर नंबर 10 आईसीआई को पिछले कुछ अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट से वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग में उसका कुछ खास लगाव आ गया है। तो जब कुछ खास लगाव आ गया है, तो हम भी कुछ खास लगाव लगा लेते हैं इससे, तो हमने इसे कैटेगरी बी में पुट कर दिया, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर आपको 6 से 8 नंबर देके जा सकता है। तो सर वहां मेरा अराउंड मान के चलो, एवरेज मान के चलते हैं 55 नंबर का वहां से, और 30 नंबर की 35 नंबर की एवरेज में यहां से निकाल दूं, तो 55 + 35 कितना हो गया मेरा, बता सकते हो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का हो गया। तो सर 100 में से या फिर 120 में से अगर मैं 90 मार्क्स का, तो मेरा यही हो गया, तो क्यों ना मैं पहले इन्हें ही सिक्योर कर लूं। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर वहां, 4 चैप्टर वहां, और सीक्वेंस अगर यही रहेगा, तो आप बड़े प्यार से पास हो सकते हैं, और पास क्या, चमकते हुए नंबर लेके आ सकते हैं। खुद सोच के देखो, अगर 30 नंबर का मेरा एमसीक्यू है, अगर उस 30 में से मैं ज्यादा नहीं, मैं 20 या 22 नंबर भी टच कर लूं, 30 में से मेरे 22 नंबर वहां हो गए, और बचे हुए 70 में से क्या हम इतने गैर गुजरे हैं कि हम 70 में से 30 या 35 नंबर भी नहीं सिक्योर कर पाएंगे? इतनी बुरी पढ़ाई तो नहीं करी है। अगर पहले आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, एक बार भी अच्छे से पढ़ाई करी, और अगर आपने इस सीक्वेंस में एक बार रिवीजन कर लिया, तो 70 में से अगर आपने 30-35 नंबर सिक्योर कर लिए, देखो 35 नंबर यहां पे और 20 से 25 नंबर आप वहां के लेके चल लो, तो 35 और 20 कितना हो गया? अराउंड 55, ठीक है। तो आप इस प्यार से तो जा ही सकते हैं ना 100 में से। आपको कॉस्टिंग टफ लगती है, लेकिन कॉस्टिंग को अगर आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, अच्छे से तोड़ देंगे उनको, और पैटर्न में तोड़ देंगे, तो कितना सही हो जाएगा, आप इसमें एग्जाम्पशन लेके आ सकते हैं। यही टेक्निक लगा के मैंने अपने टाइम पे इंटर में 70 मार्क्स सिक्योर किए थे कॉस्टिंग में, और मैंने 100% पढ़ाई भी नहीं करी थी। कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस समय, और मैंने इंटर में 70 मार्क्स सिक्योर किए थे, बताओ। तो वही टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अलग नहीं बता रहा कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना, हम कोई पीएचडी करने थोड़ी आए सीए में। हमें तो क्या करना है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, और हमें अपने एग्जाम को क्लियर करना है। तो उस हिसाब से पढ़ते हैं ना, क्या जरूरी है 100 में से? यार बोर्ड के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो जो टॉप करना है, स्कूल टॉप कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा,
100 में 100 वैसे भी नहीं आने वाले, 100 में 100 बहुत ही रेयर होता है किसी के आए। कॉस्टिंग में तो मैंने नहीं सुना आज तक किसी 100 में 100 आए होंगे, ठीक है, 90 जरूर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो तुम भी एग्जाम्शन लेकर के आ सकते हो अच्छे से, ठीक है। सर कैटेगरी सी तो रह ही गई, हाँ सर बिल्कुल रह गई, आओ देख लो उसमें भी क्या करना है। अब ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी करने के बाद अगर कुछ टाइम बच जाए तब उसके बाद इन चैप्टर पर फोकस करना, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, ये 20 से 25 नंबर की रेंज में आते हैं हमारे। देखो सबसे पहला चैप्टर नंबर 8 यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, ज्यादा 4 से 5 नंबर का ही पूछेगा, इसमें ज्यादा पूछता नहीं है वो, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जॉब कॉस्टिंग 6 से 7 नंबर का। देन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 6 नंबर का अराउंड पूछ लेता है। आपको आता भी, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको आते भी अच्छे से हैं और इनमें मेहनत भी कम लगनी है, तो और ये पेपर में भी कम वेटेज के हैं, तो इनमें उतना ही टाइम दो ना। जो जितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, जो जितना इंपॉर्टेंट है उसको इतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे, तभी तो बराबर रिटर्न मिलेगी। तो देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैटेगरी सी कैटेगरी के हैं ये। ऐसा नहीं कि पेपर में आते नहीं है, आते हैं बट कम मार्क्स के आते हैं, इसलिए इनको सबसे लास्ट में करना है। तो पहले अगर हम ये करने लगेंगे और टाइम वेस्ट इसी में कर देंगे तो फिर कब पहुंचेंगे फिर बड़े बड़े चैप्टर पर, ठीक है, जो हम ज़्यादा मार्क्स दे करके जाएंगे। फिर लास्ट जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, एंड लास्ट में मेरा एक थियोरेटिकल चैप्टर, चैप्टर 1 है। यहाँ से कुछ बेसिक थ्योरी हमसे पूछता है, क्योंकि एक थ्योरी क्वेश्चन तो आता ही आता है हमारा, तो वो हर चैप्टर से मिला के आता है, तो यहाँ से भी कुछ थ्योरी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। एक बार इस सीक्वेंस को फॉलो करो और मुझे कमेंट में बताना कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। सच बताओ कि ये क्या इस पैटर्न पे ऐसे ही नहीं पूछता, क्या इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं? इन चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? है ना। तो जो ऐसा ही हमसे चाहता है तो क्यों ना हम वही कर लें, बस इतना सा करना है, इतना सा करो और अच्छे चमकते हुए नंबर आएंगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप सेकंड टाइम में रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और अभी 30 दिन है, 30 दिन में किसी भी फालतू के झंझटों में, फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना है। होने दो किसी की कंट्रोवर्सी, हमें क्या, हमारे लिए कोई फायदा है? कल जाके वो समझौता कर लेंगे। आज कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, 2 दिन बाद वो क्या करेंगे, सबका वो हो जाएगा, कंपनसेशन हो जाएगा, या फिर सब आपस में क्या कर लेंगे, चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे मिल बांट के। कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आईसीआई आपके मजे लेगा, आईसीआई लोग कहेंगे पेपर पोस्टपोन होंगे, पेपर ही पोस्टपोन नहीं होंगे, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। 3 तारीख से एग्जाम है, एज इट इज एग्जाम 3 तारीख से होंगे ही होंगे। आपको बस क्या करना है, आपको इस पैटर्न को फॉलो करके अपने आप को पास करके फाइनल में लेकर के आना है बस। इससे पहले कोई अटेम्प्ट लगा नहीं लगा छोड़ दो, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अब जो अटेम्प्ट आने वाला है मई 24 का, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। इस बात को ध्यान में रख लो, बस ये बात दिमाग में बिठा लो कि अगर मैं सही से नहीं पढ़ूंगा तो ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट नहीं होगा। और अगर मैंने इन 30 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा और मैं फाइनलिस्ट हो जाऊंगा। तो खुद सोच के कि मैं सीए फाइनलिस्ट बनने वाला हूं या बनने वाली हूं, तो अपना मोटिवेशन आएगा। क्यों भाग रहे हो इधर उधर मोटिवेशन के लिए? क्या ये मोटिवेशन कम है कि ये चैप्टर इतने सारे पेंडिंग है और मुझे करने हैं? ये कर लो और सी फाइनलिस्ट बन जाओ, देखो फिर क्या मजा आता है लाइफ में। एक बार सी फाइनलिस्ट बन जाओगे, जल्दी जल्दी फिर सी कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर कुछ है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना डाउट लिख सकते हैं। और अगर कुछ और डाउट है आपका तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, आपको नंबर यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूं और अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग की मजेदार बात लेकर के या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलो बाय बाय।